नमस्कार। आज हम एक ऐसे केस की गहराई में उतर रहे हैं जो एक किसी थ्रिलर फिल्म जैसा लगता है। जेफरी एप्स्टीन केस। हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब था क्या। एक आदमी जिसके हाथ दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों तक थे और फिर अचानक जेल में उसकी मौत। यहाँ जवाब से ज्यादा सवाल हैं और आज हम उन्हीं सवालों को टटोलेंगे। और ये सवाल सिर्फ एक आदमी के बारे में नहीं है, ये सवाल हमारे पूरे सिस्टम के बारे में है। शक्ति, पैसा, प्रभाव और न्याय, ये सब चीजें आप देखिए इस एक कहानी में आके उलझ जाती हैं। ये केस एक आईने की तरह है। ये दिखाता है कि जब कोई बेहद शक्तिशाली हो जाता है तो कानून की लकीरें कितनी धुंधली पड़ सकती हैं। तो चलिए इस पहेली के पहले टुकड़े से शुरू करते हैं। जेफरी एप्स्टीन, ये आदमी था कौन? हमारे स्रोत बताते हैं कि वो अमेरिका का एक बहुत अमीर फाइनेंसर था। लेकिन जो बात मुझे हमेशा हैरान करती है वो ये है कि उसने करियर एक स्कूल टीचर के तौर पे शुरू किया था। हाँ बिल्कुल, एक मैथ्स टीचर। एक मैथ्स टीचर से सीधे वॉल स्ट्रीट का किंग बन जाना, ये अपने आप में ही एक बहुत अजीब कहानी है। ये इतना जल्दी हुआ कैसे? यही तो इस कहानी का सबसे कह सकते हैं रहस्यमयी पहलू है। स्रोतों के मुताबिक उसमें लोगों को पहचानने और उनसे संबंध बनाने की एक गजब की काबिलियत थी। वो बहुत जल्दी समझ गया था कि असली ताकत पैसे में नहीं बल्कि कनेक्शंस में है। वो बेयर स्टर्न्स जैसी बड़ी फाइनेंस कंपनी में घुसा, लेकिन वहां से भी उसे निकाल दिया गया। इसके बावजूद उसने अपना काम शुरू किया और सिर्फ अल्ट्रा रिच यानी खरबपतियों के पैसे मैनेज करने लगा। उसका क्लाइंट बेस बहुत छोटा था लेकिन बेहद शक्तिशाली। अच्छा, तो ये जो हाई प्रोफाइल सर्कल की बात होती है वो यहीं से बनना शुरू हुआ। हम यहाँ किन लोगों की बात कर रहे हैं? सिर्फ अमीर बिजनेसमैन? नहीं नहीं, यही तो खेल है। ये सर्कल सिर्फ बिजनेसमैन तक सीमित नहीं था। इसमें राष्ट्रपतियों से लेकर राजकुमारों तक, हॉलीवुड के बड़े नामों से लेकर टॉप वैज्ञानिकों तक हर फील्ड के दिग्गज शामिल थे। स्रोतों में इस बात का जिक्र है कि एप्स्टीन इन लोगों के लिए सिर्फ एक मनी मैनेजर नहीं था, वो एक दरवाजा था, एक ऐसी दुनिया का दरवाजा जहां शायद नियम लागू नहीं होते थे। एक तरह का लेन देन था ये। एप्स्टीन ने खास लाइफस्टाइल और एक्सेस दे रहा था और बदले में उसे क्या मिल रहा था? सुरक्षा, एक ऐसी ढाल जो उसे हर चीज से बचा सके। बिल्कुल, एग्जैक्टली यही इस नेटवर्क का आधार था। इसे एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कह सकते हैं। एप्स्टीन को उन बड़े नामों से वैधता और सुरक्षा मिलती थी। आप सोचिए, अगर आपके साथ डिनर पर कोई पूर्व राष्ट्रपति या कोई शाही परिवार का सदस्य बैठा हो तो कौन आप पर सवाल उठाने की हिम्मत करेगा? सही बात है। और उन शक्तिशाली लोगों को एप्स्टीन की दुनिया में एक ऐसी आज़ादी मिलती थी जो शायद उन्हें अपनी पब्लिक लाइफ में कभी नहीं मिल सकती थी। ये एक बहुत ही खतरनाक कॉकटेल था। और शायद इसी सुरक्षा की ढाल की वजह से वो इतने सालों तक वो सब कुछ करता रहा जिसके आरोप उस पर बाद में लगे। चलिए अब इस केस के सबसे तकलीफदेह हिस्से पर आते हैं। ये आरोप असल में थे क्या? तो 2005 के आसपास ये बातें सामने आनी शुरू हुईं। आरोप बहुत गंभीर और परेशान करने वाले थे। मुख्य रूप से ये नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण से जुड़े थे और इन आरोपों में एक पैटर्न साफ दिखता है जो इसे और भी ज्यादा भयानक बना देता है। पैटर्न से आपका क्या मतलब है? क्या ये किसी एक जगह पर हो रहा था? जिनमें से कई बहुत कम उम्र की और मुश्किल हालात से थीं। उन्हें पैसे और मौकों का लालच देकर फंसाया जाता था। ये सब एप्स्टाइन की अलग अलग प्रॉपर्टीज पर होता था, चाहे वो न्यूयॉर्क का आलीशान घर हो, फ्लोरिडा का मेंशन हो या फिर उसका वो बदनाम प्राइवेट आइलैंड। और वो इसमें अकेला नहीं था, है ना? नहीं, वो अकेला नहीं था। उसकी पार्टनर घिसलीन मैक्सवेल पर आरोप लगे कि वो इस पूरे नेटवर्क को चलाने में एक बहुत अहम भूमिका निभा रही थी। वो लड़कियों को रिक्रूट करती थी और उन्हें तैयार करती थी। एक मिनट के लिए अगर सोचें तो ये सब खुलेआम चल रहा था। एक तरफ शानदार पार्टियां हो रही थीं, बड़े बड़े लोग आ जा रहे थे और उसी वक्त पर्दे के पीछे इतना बड़ा अपराध हो रहा था। ये सोचना भी मुश्किल है। और पीड़ितों ने जब आवाज उठाने की कोशिश की तब क्या हुआ? शुरुआत में तो उनकी आवाज दबा दी गई, जैसा कि ऐसे मामलों में अक्सर होता है। एप्स्टीन के पैसे, उसके वकीलों की फौज और उसके शक्तिशाली संपर्कों ने उसे बचा लिया। 2008 में उसे एक बहुत ही विवादास्पद प्ली डील मिली जिसमें उसे बस कुछ महीनों की जेल हुई, जबकि आरोप कहीं ज्यादा संगीन थे। कई लोगों का मानना है कि ये उसके प्रभाव का पहला और सबसे बड़ा सबूत था कि वो सिस्टम को अपने हिसाब से मोड़ सकता था। लेकिन पीड़ित चुप नहीं बैठे? नहीं, कई पीड़ित लड़कियां चुप नहीं बैठी। उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी। और इसी लड़ाई की वजह से बाद में चीजें फिर से खुली।
और यहीं पर एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र आता है। कई लोगों को लगता है कि ये कोई एक खुफिया डायरी है, पर ये असल में है क्या? हाँ, ये कंफ्यूजन बहुत है। ये कोई एक किताब या डायरी नहीं है। एप्स्टीन फाइल्स असल में हजारों पन्नों के अदालती दस्तावेजों का एक कलेक्शन है, जो सालों की कानूनी लड़ाई के बाद धीरे धीरे पब्लिक किए जा रहे हैं। इनमें सब कुछ है, गवाहों के बयान, ईमेल्स और सबसे ज्यादा चर्चित एप्स्टीन के प्राइवेट जेट के फ्लाइट लॉग्स। फ्लाइट लॉग्स, यानी कौन कब कहाँ उसके साथ सफर कर रहा था, इसका पूरा रिकॉर्ड। हाँ, और यही बात इन दस्तावेजों को इतना विस्फोटक बनाती है। ये सिर्फ नामों की एक लिस्ट नहीं है, ये लिस्ट बताती है कि कौन-कौन से प्रभावशाली लोग एप्स्टीन के उस प्राइवेट आइलैंड पर गए थे, जिसे कुछ लोग मतलब आइलैंड ऑफ सिंस भी कहते हैं। जब आप इन फ्लाइट लॉग्स को पीड़ितों के बयानों के साथ रखकर देखते हैं, तो एक बहुत ही डरावनी तस्वीर उभरती है। तो क्या इन फाइल्स में जिन लोगों के नाम हैं उन सब पर आरोप लगे हैं, या वो सब अपराधी हैं? नहीं, और ये समझना बहुत जरूरी है, किसी का नाम लिस्ट में होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो अपराधी है। हो सकता है कोई सिर्फ बिजनेस के लिए मिला हो, लेकिन जब एक ही नाम बार बार आता है, खासकर उन तारीखों के आसपास जब पीड़ितों ने वहां होने की बात कही है, तो सवाल तो उठेंगे ही। इन फाइल्स ने इस केस को एक आदमी के अपराध से निकालकर एक संभावित नेटवर्क की साजिश तक पहुंचा दिया। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि एप्स्टीन में क्या किया, बल्कि ये बन गया कि उसके साथ और कौन-कौन शामिल था और किसे क्या पता था। तो एक तरफ हमारे पास ये फाइल्स हैं जिनमें बड़े बड़े नाम हैं, और दूसरी तरफ ये गंभीर आरोप। जब इन दोनों को जोड़कर देखते हैं तो एक बहुत ही डरावनी तस्वीर उभरती है। और जब लग रहा था कि शायद अब इस नेटवर्क का पर्दाफाश होगा, तभी कहानी में वो मोड़ आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। 2019 में एप्स्टीन की गिरफ्तारी। हाँ, सालों बाद उसे फिर से गिरफ्तार किया गया। इस बार आरोप बहुत मजबूत थे और लगा कि अब वो बच नहीं पाएगा। उसे न्यूयॉर्क की एक हाई सिक्योरिटी मानी जाने वाली जेल में रखा गया। पूरी दुनिया की नजरें इस केस पर थीं। सबको लग रहा था कि अब ट्रायल होगा, बड़े बड़े नाम सामने आएंगे और पीड़ितों को आखिरकार न्याय मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ ही हफ्तों बाद 10 अगस्त 2019 को खबर आई कि जेफरी एप्स्टीन अपनी सेल में मृत पाया गया है, और आधिकारिक वजह बताई गई आत्महत्या। बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, पर असल में यहीं से सवालों का एक नया तूफान खड़ा हो गया। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से ये सब हुआ वो किसी को हजम नहीं हुआ। इतनी हाई प्रोफाइल कैदी, जिस पर देश की सबसे बड़ी निगरानी होनी चाहिए थी, उसकी मौत इतनी आसानी से कैसे हो गई? और फिर जब डिटेल्स सामने आने लगी तो शक और भी गहरा हो गया। क्या डिटेल्स थी वो? हमारे स्रोत क्या बताते हैं इस बारे में? कई चौंकाने वाली बातें। पहली, जिस रात उसकी मौत हुई, उसके सेल ब्लॉक के बाहर लगे 2 सीसीटीवी कैमरास खराब थे। 1 मिनट, कैमरे खराब थे? हाँ। दूसरी बात, जो 2 गार्ड्स उसकी निगरानी के लिए तैनात थे, वो अपनी ड्यूटी पर सो गए थे और उन्होंने रिकॉर्ड्स में झूठी एंट्री की थी। सो गए थे? हाँ। और तीसरी बात, मौत से कुछ दिन पहले ही उसके सेलमेट को वहां से हटा दिया गया था और वो अकेला था। और सबसे बड़ी बात, उसे कुछ समय के लिए सुसाइड वॉच पर रखा गया था, लेकिन फिर उससे हटा लिया गया था। ये तो एक के बाद एक कई संयोग हो गए। मतलब इतनी सारी गलतियां एक साथ, एक ही रात में, देश के सबसे हाई प्रोफाइल कैदी के साथ होना, ये मानना थोड़ा मुश्किल लगता है। मुश्किल ही नहीं, बहुत से लोगों के लिए नामुमकिन है। यहीं से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को हवा मिली। एक थ्योरी ये है कि उसे चुप करा दिया गया ताकि वो ट्रायल में बड़े और शक्तिशाली लोगों के नाम न ले सके। जब किसी केस में इतने बड़े नाम जुड़े हों तो सिस्टम पर इस तरह का शक पैदा होना मतलब स्वाभाविक है। ये घटना न्याय प्रणाली में विश्वास पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती है। क्या सच को हमेशा के लिए दफन करने की कोशिश की गई? क्या न्याय होने से पहले ही खेल खत्म कर दिया गया? ये वो सवाल है जो आज भी लोगों को परेशान करते हैं। ये सब सुनकर दिमाग में एक ही बात आती है, अगर इतने सबूत हैं, इतने नाम हैं और मामला इतना बड़ा है, तो फिर सब कुछ साफ साफ बाहर क्यों नहीं आ जाता? कहाँ अटक रही है बात? इतने साल हो गए, पूरी सच्चाई सामने आने में इतनी देरी क्यों हो रही है? सवाल है और इसका जवाब भी इस केस की तरह ही जटिल है। जो जानकारी है उसके मुताबिक इसकी कई परतें हैं। सबसे पहली वजह तो कानूनी प्रक्रिया ही है। अभी भी बहुत से दस्तावेजों को सील करके रखा गया है, उन्हें पब्लिक नहीं किया गया है। और उन्हें सील रखने के पीछे क्या तर्क दिया जा रहा है? तर्क कई हैं। एक तो ये कि जांच अभी भी जारी है
और हर जानकारी को सार्वजनिक करने से जांच पर असर पड़ सकता है। दूसरा, प्राइवेसी के नियम। इन दस्तावेजों में सिर्फ आरोपियों के ही नहीं बल्कि पीड़ितों और गवाहों के भी नाम हैं, जिनकी पहचान की सुरक्षा करना जरूरी है। और साथ ही कुछ ऐसे लोगों के भी नाम हो सकते हैं जो निर्दोष हों और उनके नाम पब्लिक होने से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। तो यहाँ पारदर्शिता और कानूनी प्रक्रिया के बीच एक तरह का टकराव है। जनता सच जानना चाहती है, लेकिन कानून की अपनी एक रफ्तार है और अपने नियम हैं। हाँ, और ये एक बहुत नाजुक संतुलन है। एक तरफ प्रक्रिया का सम्मान करना जरूरी है ताकि न्याय सही तरीके से हो, लेकिन दूसरी तरफ जब देरी बहुत ज्यादा होती है तो लोगों का सिस्टम पर से भरोसा उठने लगता है। उन्हें लगने लगता है कि कुछ छिपाया जा रहा है या शक्तिशाली लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। इस केस में यही हो रहा है। सच धीरे धीरे टुकड़ों में सामने आ रहा है, जिससे लोगों के मन में शक और भी गहरा होता जा रहा है। ये पूरा मामला हमें एक समाज के तौर पर बहुत कुछ सिखाता भी है। अगर हम पूरी बात को सिंपल तरीके से देखें तो इस कहानी से क्या बड़े सबक मिलते हैं? सबसे बड़ा सबक तो वही है जो हर कानून की किताब के पहले पन्ने पर लिखा होता है। कानून के सामने सब बराबर हैं। ये केस इस सिद्धांत की एक बहुत बड़ी परीक्षा है। ये हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि क्या ये बात सच में लागू होती है या फिर पैसा और प्रभाव आपको कानून से ऊपर बना देते हैं। और शायद दूसरा सबक धैर्य का है। ऐसे जटिल मामलों में सच को सतह पर आने में वक्त लगता है और इसके लिए लगातार दबाव बनाए रखना जरूरी होता है। बिल्कुल। और यहाँ पीड़ितों की हिम्मत को सलाम करना होगा। उन्होंने सालों तक लड़ाई लड़ी। उनकी आवाज उठाना ही इस केस का टर्निंग पॉइंट था। इससे ये सबक मिलता है कि पीड़ितों का समर्थन करना समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और आखिर में हम सब की भूमिका। जब तक आम लोग सवाल पूछते रहेंगे, जवाबदेही की मांग करते रहेंगे, तभी तक सिस्टम पर सच को बाहर लाने का दबाव बना रहेगा। हाँ, जो एक लाइन इस पूरे मामले से निकल कर आती है वो ये है कि सच के साथ खड़ा होना कभी-कभी बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन जरूरी भी उतना ही है। सही कहा। तो कुल मिला के एप्स्टीन फाइल्स सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है। ये शक्ति, राजनीति और न्याय की एक ऐसी कहानी है जिसमें जवाबों से ज्यादा सवाल हैं। एक ऐसी पहेली जिसके कई टुकड़े शायद हमेशा के लिए गायब हो चुके हैं। और इसी मोड़ पर हम आज की इस चर्चा को एक सवाल के साथ छोड़ना चाहेंगे। जब किसी मामले में इतने शक्तिशाली लोगों का एक पूरा नेटवर्क शामिल हो, तो क्या पीड़ितों के लिए न्याय की लड़ाई उन मशहूर नामों के पीछे कहीं दबकर रह जाती है? और ये इस बारे में क्या बताता है कि हमारा समाज असल में किसे ज्यादा महत्व देता है, शक्तिशाली लोगों की जवाबदेही को या फिर कमजोरों के लिए न्याय को?